आज की भारतीय युवा पीढ़ी उनके बारे में है। मैंने इस वीडियो की सामग्री को उनके बारे में ही रखा है। मैं आपको कुछ बिंदु बताऊंगा। आपको उन पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए। आपको उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देनी चाहिए। कभी-कभी मैं इनमें से कुछ बिंदुओं पर गलत हो सकता हूं, क्योंकि मैं इंसान हूं। आज के 35-40 साल से कम उम्र के लोग मूल रूप से क्रीम पीढ़ी है। वे भारत का भविष्य है। वे वैश्विक हो रहे हैं। यह पीढ़ी भारत में लंबे समय से चलन में कई मिथक और कई घटनाएं हैं। मान लीजिए कि डिजिटल के बाद जो पीढ़ी आई वो आई। अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं तो इसका कारण यह है कि यह उस समय के आसपास था जब ये मोबाइल आए थे। हम कह सकते हैं कि डिजिटल आ गया है और यह नहीं, इंटरनेट वो और संसाधनपूर्ण। अगर आप कुछ कहते हैं तो वे तुरंत उसकी पुष्टि करेंगे, गूगल और अन्य स्रोतों पर जाएंगे, क्योंकि वे इसे अपने हाथों में सत्यापित कर सकते हैं। यही भारत की सबसे बड़ी समस्या है। चाहे वह विपक्ष हो या सत्ताधारी दल, भारतीय शासकों ने इसे नहीं समझा है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। पिछले संसदीय चुनाव 2024 में तब कहा गया था कि भाजपा और आरएसएस की यह समझ है कि इस अयोध्या मंदिर के निर्माण के साथ आने वाले 20 से 25 वर्षों में यह हो जाएगा। इस तरह से आने वाले 20 से 25 वर्षों में भारतीय संसद में भाजपा की भारत में 300 से ज्यादा सीटें होंगी। उनकी संख्या ऐसी ही होगी। उसके बाद ये चुनावी पंडित एग्जिट पोल सब कुछ मिलाकर 300 से 300 का आंकड़ा लेकर आए। मैंने भी यही कहा था। इसका कारण यह है कि जब हम इसे बाहर देखते हैं, कोई ये अयोध्या आंदोलन और वहां मंदिर का उद्घाटन समारोह भारत में दिवाली जैसा होता है। वे दिन ऐसे थे जैसे विशेष ट्रेनें, केरल में विशेष उड़ानें, भारत के अन्य शहरों से विशेष ट्रेनें, अयोध्या के लिए सभी विशेष ट्रेनें। क्या किसी ने पूछा कि उसके बाद कितनी विशेष ट्रेनें चल रही है? इतने लोग अयोध्या जा रहे हैं। आपको यह सब समझना चाहिए। ये उसके बाद है। चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश क्यों हारा, अयोध्या क्यों हारा, बिहार में सीटें क्यों कम हुई, राजस्थान में सीटें क्यों कम हुई, ये कमी क्यों है? और भारत के बहुसंख्यक हिंदू, उनकी नई पीढ़ी और नए मतदाता जानते हैं कि यह एक घोटाला है। लेकिन मैं चाहता था कि अयोध्या मंदिर बने, क्योंकि वह मुद्दा बदलना चाहिए, क्योंकि 10 या 200 साल का मुद्दा हमेशा के लिए बदल जाना चाहिए और इसका निपटारा हो जाना चाहिए। लेकिन भाजपा इसका क्या फायदा उठाना चाहती थी? आरएसएस क्या करना चाहता था? आइए पूरे भारत में हिंदुओं का ध्रुवीकरण करें। भारत के दलित और पिछड़े वर्ग हिंदू नामक एक मंच पर एकजुट हों। सवाल यह है कि यह ढह गया है या नहीं। सीधा सवाल यह है, ढह गया है या ढह गया है। इसका कारण क्या है? डिजिटल पीढ़ी ऐसा नहीं चाहती। इसी तरह आप सभी ने सोशल मीडिया पर यह घटना देखी। इस गाय समस्या को देखिए। वहां आईटी को गांजा पीने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था। एक वरिष्ठ संकाय सदस्य को इसका सेवन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पहले यह गांजा था, लेकिन जिस व्यक्ति को उसके हाथों से पकड़ा गया और जो छात्र के रूप में वह पकड़ा गया, उसे बर्खास्त कर दिया गया। उसने यह गोबर से किया था। कितने लोग इस पर विश्वास करते हैं? कितने लोग सोशल मीडिया पर ऐसा कहते फिरते हैं? कितने लोग असली सच्चाई जानते हैं? भारत की डिजिटल पीढ़ी इस पर यकीन करती है। भारत के ये लोग समझते हैं। मैं कभी-कभी कोयले वाली जगह जाता हूं। वहां हनुमान की मूर्ति है। केजरीवाल ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। उनका इरादा भाजपा के कट्टर हिंदुत्व का मुकाबला करना था। उन्होंने हनुमान चालीसा के साथ इसे साधने की कोशिश की। वे भी नाकाम रहे। प्रियंका गांधी भाजपा की असल में ये गाय की राजनीति कांग्रेस ही लेकर आई थी। उसके बाद जब भाजपा सत्ता में आई तो उसने गाय की राजनीति को किनारे कर दिया। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश गई और फिर से गाय की राजनीति शुरू कर दी। हमें गौशाला चाहिए, हमें वह चाहिए, हमें गौशाला चाहिए। पीछे हटने का कारण जातिवाद था। यहाँ के ईसाई मिशनरी उन्हें शिक्षित करने और एक मंच देने को तैयार थे। उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। मैं आपको कई वीडियो दिखा सकता हूं जहां लगभग 25,000 लोग अकेले इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि अब से वे मंदिर नहीं जाएंगे। उनके भगवान श्री विष्णु नहीं है, उनके भगवान श्री कृष्ण नहीं है। पिछले 5-6 सालों में भारत में ऐसी कितनी घटनाएं हुई है? क्योंकि जब डिजिटल पीढ़ी आई तो उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और भगा दिया। उन्हें एक होना चाहिए।
वहीं इसके 2 दिन बाद इसी दुर्ग में एक छोटा सा पेंटेकोस्टल चर्च था। बजरंग दल ने 50 या 60 लोगों पर हमला किया। फिर 2 दिनों के भीतर उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन किया और लगभग 5,000 लोगों पुलिस स्टेशन में। उन्होंने कहा भीम आर्मी। ये धर्मांतरित ईसाई जिन्होंने कहा भीम आर्मी उनके नेता थे और आम्बेडकर के नेतृत्व में यहां आए थे। पुलिस डर गई और बोली, दुर्ग किसने बनाया? क्या इस मूर्ख ने यही नहीं देखा? वे कहते हैं कि ऐसा पूरे भारत में होगा। उत्तर भारत में विस्तार, मैं कहूंगा कि ऐसा पूरे भारत में होगा। मैंने पहले एक वीडियो में यही कहा था। भारत के दिल यहां ऊंची जातियों को सड़कों पर खदेड़ देंगे, क्योंकि इतने सालों से जब आरएसएस और संघ परिवार 3,000 साल 4,000 साल कहते हैं, तो वे उन्हें इतने लंबे समय तक एक इंसान के रूप में देखते थे। उन्हें एक मंच और उनकी पहचान वापस मिल गई। वह फिर से दौड़ेंगे और फिर से दौड़ेंगे। मुझे यकीन है कि वह फिर से दौड़ेंगे। अब अगली घटना उस बुनियादी ढांचे की है जिसकी हम बात कर रहे थे। इसके बाद और भी घटनाएं हुई। सरकार ने वंदे भारत एक्सप्रेस प्लस शुरू की। सबसे पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री आए और उसे हरी झंडी दिखाई। ट्रेनें चल रही हैं। क्या आपको पता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का 40 से 50% हिस्सा बंद हो गया है? क्या मामला है? वंदे भारत एक्सप्रेस क्यों बंद हुई? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, इतना किराया देकर यात्रा करते हैं। यही मामला है। क्योंकि जब लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, अगर उनके हाथ में पैसा होगा, तो वे उतना किराया देकर यात्रा कर सकेंगे। उन्हें ये दूसरी ट्रेनें पसंद आएंगी। उन्होंने दूसरी ट्रेनों में भी कम दामों पर यात्रा की। ये वंदे भारत ट्रेन कई जगहों पर क्यों डाइवर्ट होकर चली और कई जगहों पर खाली पड़ी रही। कई सेवाएं बंद हो गईं। अब भारत में ट्रेनों की बात, रेलवे से आपका मतलब है कि पहले जैसी भीड़ नहीं है। लोग आयोजनों से खुश हैं। ये मूलतः अर्थव्यवस्था का एक कारक है। अगर आप भारत के युवाओं को यह मंदिर, गाय और इस नकली देशभक्त को कुछ भी नहीं दें, तो वह जानता है कि वह खा पी नहीं पाएगा। वह कहता है कि उसे उम्मीद है, उसे आगे बढ़ना चाहिए। यही उसकी उम्मीद है, उसे नौकरी मिलनी चाहिए। वह पूरी दुनिया देखता है, परलोक में क्या हो रहा है, यहाँ क्या ढकेला जा रहा है। वह इन मंदिरों को ढकेल रहा है, वह घनवापी को ढकेल रहा है, वह मदुरै मंदिर को ढकेल रहा है। फिर अचानक एक बयान आता है कि भारत की धर्मनिरपेक्षता को हटा देना चाहिए, समाजवाद को हटा देना चाहिए। वे जानते हैं कि यह झूठ है। एक बार जब तुम्हें कहीं ऐसा कुछ मिल जाए, तो तुम वहां समस्याएं खड़ी करोगे और इस तरह की घटनाएं पैदा करोगे। नई पीढ़ी को यहां वहां मीडिया के जरिए बड़ा बवाल खड़ा करने और अगला मुद्दा बनाने में कोई आपत्ति नहीं थी। जानते हो नेपाल में क्या हुआ था? इन धर्म गुरुओं और धर्मों ने एक बड़ा आदर्श गढ़ा था। कई जगहों पर जेन जी पीढ़ी के ये युवा सबसे पहले उसे तोड़ फोड़ कर फेंक देते थे। वे सब जानते हैं कि ये मंदिर और चर्च किसी काम के नहीं है। यही हकीकत है। केरल के ईसाई चर्चों सिर्फ बड़े चर्च ही है। इस बारे में बात करने वाला कोई नहीं है। अगर आप अपने माता पिता के घर भी चले जाएं, तो यहां कोई नहीं है। सिर्फ न्यू जनरेशन चर्च के अंदर ही कोई है जो उनकी समस्याओं पर ध्यान देता है। सिवाय आपकी प्रार्थनाओं के वो और ये सब गायब हो रहा है। ये सिर्फ हिंदू समुदाय में नहीं है। क्या ये मुस्लिम समुदाय में नहीं हो रहा है? पहले मैं उन दूसरे मुसलमानों का बहुत विरोध करता था जो ये सारे बुर्खा पहनी थी। क्या अब लड़कियां इतनी समझदार हो गई हैं? वो ये सारे बुर्खा फेंक सकती? वो दुपट्टे जैसी कोई चीज पहनी है। भारतीय शहरों के साथ साथ छोटे त्रिस्तरीय शहरों में भी यही बदलाव है। सभी लड़कियां पुराना विचार रखती है। अब वे बदल गई हैं। वे पूरी दुनिया देख सकती है। दुनिया में संचार सबसे बड़ी चीज है। वे पूरी दुनिया से संवाद कर सकती है। उन्हें यह बताया जाता है, उन्हें फिर से बताया जाता है, मंदिर, देशभक्ति, गोबर, गोमूत्र, तो कैंसर दूर हो जाएगा, तो यह होगा, तो यह होगा। वे इस पर विश्वास नहीं करती। वे इस पर विश्वास नहीं करती। यही कारण है कि योग करो, योग करो। दुनिया इस तरह बदल रही है। वह बदलाव भारत ने किया है। यानी भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन, आरएसएस, संघ परिवार आदि, वे सबसे घोर विरोधी है। यानी वैलेंटाइन डे और इसी तरह के अन्य के घोर विरोधी। मैं यही कह रहा हूं। मैं हमेशा भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए यही कहता हूं, लेकिन यह नई पीढ़ी इसे नहीं सुनती। उनके पास सबसे अच्छा आधुनिक है ही उनके लिए उस रास्ते पर चलने के लिए पर्याप्त। वे उस तरह के कपड़े और उस तरह की जीवन शैली है। वे रसोई में बैठकर जी नहीं सकते। उन्हें भारत की गलियां चाहिए। भारत के युवा भी भारत की गलियां चाहते हैं।
उन्हें नौकरियां चाहिए। उन्हें कौन देता है? यही मोदी की चमक फीकी पड़ गई है। मोदी की सबसे बड़ी समस्या उनके साथ खड़े चाटुकार हैं। वही आपकी आलोचना कर रहे हैं। सुनो लोग क्या कहते हैं, तुम सही होगे, लेकिन तुम्हें गलतियां भी दिखेंगी। उन गलतियों को सुधारो। और एक ऑपरेशन सिंदूर में भी किया गया। ये सारे चाटुकार ही है जिन्होंने यह कहा और सोशल मीडिया पर ये बेतुके आंकड़े बताए। असल में वह फंस गया था। मुझे यही पता चला। उसने उस मोदी का पुराना प्रभाव और करिश्मा छीन लिया। यही चाटुकार है, यही कहने वाले लोग और पागल प्रशंसक हैं। जब उसे एक थप्पड़ पड़ता है तो वह समझ जाता है कि कहां जाना है और कहां रहना है। यही भारत की सबसे बड़ी समस्या है। चाटुकार, पागल प्रशंसक, उनसे घिरे राजनेता और उसके लिए उपयुक्त नौकरशाह। यह घटना उनके भीतर से घटी और तभी उन्हें समझ आया कि आज का युवा जो चाहता है, आज के लोगों की उसमें रुचि नहीं है। मौजूदा मोदी सरकार युवाओं को वो नया भारत नहीं दे सकती जिसकी उन्हें जरूरत है, क्योंकि कौन सा मूर्ख उस तरह से सोचने लगा है, वह अब भी वैसा ही सोचता है। भारत में यही हो रहा है और हम उचित उपाय लाकर आगे बढ़ सकते हैं। राहुल गांधी की वोट चोरी की इस यात्रा को भारत के मीडिया ने पहले तो नहीं उठाया। यह सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई और आखिरकार राहुल गांधी के इस दूसरे बयान यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत के पूरे मीडिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। या भारतीय मीडिया जानता है कि वे बाहर है। वे मीडिया से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे। वे भारतीय मैदान से बाहर हो जाएंगे। मैं यही कह रहा हूं कि लोकतंत्र में जनता के पास ताकत होती है, मीडिया के पास बहुत कम ताकत होती है। इसी तरह नेपाल ने हमें साबित कर दिया है, बांग्लादेश ने साबित कर दिया है कि जनता प्रतिबद्ध है। उनकी जवाबदेही और प्रतिबद्धता जनता के प्रति होनी चाहिए, मुनाफाखोरों के प्रति नहीं। जो भी इस तरह शासन करेगा उसकी दुनिया में पिटाई होगी और मोदी की निश्चित रूप से पिटाई होगी।